नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 144 के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा श्रीलंका और मालदीव में राजनीतिक संरचनाएं एवं प्रक्रियाएं। इससे पहले 4 चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। अगर आपने उन लेक्चरों को ध्यान से नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं श्रीलंका की राजनीतिक संरचना के बारे में। तो देखो, श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो नाम था सिलोन, और ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है जहाँ की आबादी लगभग 22 मिलियन है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 65,600 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। ये भारत के दक्षिण में स्थित है। और एशिया की बात करोगे तो एशिया में ये साउथ ईस्ट में आता है। श्रीलंका को एशिया का महासागरीय कॉकपिट कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये एक ऐसी जगह पर स्थित है, अगर आप इसे वर्ल्ड के मैप में देखोगे, जो कि एक प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है, मिलन के एक बिंदु के रूप में भी कार्य करता है, एक बंदरगाह के रूप में भी कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जितने भी जहाज उधर से आवाजाही करते हैं उनके लिए एक मार्ग पत्तन के रूप में कार्य करता है, एक बहुत बड़ी मार्केट के रूप में भी कार्य करता है, और ये प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र भी है। तो श्रीलंका की ज्योग्राफी कुछ ऐसी ही है, जहाँ इसका प्राचीन नाम क्या था भाई, सिलोन था, और एक ये द्वीपीय देश है। इतना ही नहीं, भारत से ये जुड़ा है पाक जल संधि के माध्यम से। श्रीलंका की अगर आप जातीय समाज की बात करोगे तो ये विभिन्नताओं भरा यहाँ का समाज है। 75% लोग सिंगली हैं, 11% लोग श्रीलंकाई तमिल हैं, 9% लोग यहाँ पर मुस्लिम हैं, और 4% लोग ऐसे हैं जो बागानों में खेती कर रहे हैं, जबकि 1% लोग अन्य हैं, यानी कि अदर्स हैं। तो ये श्रीलंका के पूरा का पूरी क्या है, सामाजिक संरचना है, यानी कि ये श्रीलंका की ज्योग्राफिकल और सोसाइटी की क्या है, स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका की राजनीतिक संरचना के बारे में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, हम सभी को पता है कि सबसे पहले जो श्रीलंका था, ये श्रीलंका ब्रिटिश का उपनिवेश था। आगे चलकर इसे 4 फरवरी 1948 को आज़ादी मिली। और श्रीलंका की जो वर्तमान राजनीतिक संरचना है, ये 1978 के संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। इससे पहले भी श्रीलंका के 2 बार संविधान बन चुके थे, एक 1947 में और एक 1972 में, लेकिन ये दोनों संविधान आगे चलकर रद्द हो गए। और 1978 में जो वर्तमान में संविधान चल रहा है वो 1978 का संविधान चल रहा है, और इसमें भी 20 बार संशोधन हो चुके हैं। लेकिन जब आप बात करोगे श्रीलंका के इतिहास की, तो श्रीलंका में संवैधानिक इतिहासों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 1833 से होती है। जैसे कि भारत में ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश भारत में बहुत सारे नियम और कानूनों की एक श्रृंखला लेकर आए थे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से श्रीलंका में भी ब्रिटिश समय समय पर नियमों और कानूनों की एक श्रृंखला लेकर आए। जैसे कि 1833 में कोलब्रुक आयोग का गठन किया गया, 1910 में क्रू मैक्कलम आयोग का गठन किया गया, 1920 में मैनिक संविधानिक सुधार किए गए। इसी प्रकार से 1924 में मैनिक डोवान शायर सुधार किए गए। 1931 में इसी प्रकार से डोनोमोर संविधान किया गया, और 1947 में सोलबरी संवैधानिक सुधारों की शुरुआत हुई। ये जितने भी आयोग थे, ये जितने भी सुधार थे, ये रूल और रेगुलेशन के लिए थे और लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए थे। लेकिन अंततः जब श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, तो उसके बाद जो संविधान बना वो कुछ ही साल चल पाया, और उस संविधान को लेकर मतभेद हुए, श्रीलंका में संघर्ष हुए, और उस संविधान को ख़त्म कर दिया गया। 72 में फिर से संविधान बना, लेकिन वो भी असफल रहा। और वर्तमान जो राजनीति चल रही है वो 78 के संविधान से चल रही है। इससे पता चलता है कि ब्रिटेन में जो रूल और रेगुलेशन की कड़ी है वो बहुत ही पुरानी है, वो ब्रिटिश काल से ही है। 1978 का संविधान जो कि वर्तमान में चलित है, इसकी अगर बात करें तो ये थोड़ा थोड़ा फ्रांस से प्रेरित है। श्रीलंका का यानी कि जो वर्तमान में संविधान है वो कहाँ से प्रेरित है, वो फ्रांस की तर्ज पर है, जहाँ पर सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होगा और देश में प्रधानमंत्री का पद भी होगा। यानी कि राष्ट्रपति शासन और संसदीय स्वरूप दोनों का मिश्रण होगा। देखो भाई, पहले मैं एक चीज़ समझा दूँ ताकि चीज़ आपको समझ में आए। पूरी दुनिया में ना 3 टाइप के सिस्टम होता है, 3 टाइप की एग्जीक्यूटिव होती है, 3 टाइप की कार्यपालिका होती है। पहली होती है संसदीय। अगर जब भी आप किताब में पढ़ो कि किसी देश में संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली का मतलब यह है कि संसद देश की सर्वोच्च संस्था होगी, जिस जैसे कि भारत में है, प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है। प्रधानमंत्री को जनता चुन रही है, लेकिन राष्ट्रपति को जनता नहीं चुन रही है। ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है, फर्क इतना सा है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री है, जनता उसे चुन रही है, लेकिन राजा है, राजा को जनता नहीं चुनती है। दूसरा सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसे हम अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति मुखिया होता है, राष्ट्रपति को जनता चुनती है, सारी पावर राष्ट्रपति के पास होती है, प्रधानमंत्री नहीं होता, जैसे कि अमेरिका।
तीसरी प्रणाली होती है अर्ध अध्यक्षात्मक। इसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री भी होगा, राष्ट्रपति भी होगा। पावर लेकिन राष्ट्रपति पर होगी, वो प्रधानमंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। दोनों ही जनता द्वारा चुने जाएंगे। ये वाला जो सिस्टम है ना अर्ध अध्यक्षात्मक यानी कि सेमी प्रेसिडेंशियल, ये वाला सिस्टम है श्रीलंका में। तो श्रीलंका की जब आप बात करोगे तो ये फ्रांस के गणतंत्र की तर्ज पर निर्मित हुआ है। यहाँ पर राष्ट्रपति और संसदीय स्वरूप दोनों का मिश्रण है, यानी कि एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की स्थापना की गई है। 1978 से पहले श्रीलंका में संसदीय स्वरूप था, जैसा कि ब्रिटेन में था। लेकिन 1978 के बाद इसके संविधान में संशोधन किया गया, जो नया संविधान लागू हुआ उसके माध्यम से इसे सेमी प्रेसिडेंशियल यानी कि अर्ध अध्यक्षात्मक घोषित कर दिया गया। इसके साथ साथ बात करोगे जब आप श्रीलंका की, तो ये 9 प्रांत हैं यहाँ पर और 25 प्रशासनिक जिले हैं, यानी कि 25 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर और 9 प्रांत हैं। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे यहाँ पर 9 प्रांत हैं और 25 प्रशासनिक जिले हैं। श्रीलंका के धर्म की बात करोगे तो यहाँ का धर्म बौद्ध धर्म है। यहाँ की राजनीति में बौद्ध धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। इसके अलावा तमिल लोग भी हैं और सिंगली भाषा सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। तमिल भाषा भी कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर, और अंग्रेजी एक लिंक के रूप में, एक लिंक भाषा के रूप में पूरे देश में प्रचलित है। कार्यकारी शक्तियों की अगर आप बात करोगे श्रीलंका में, तो राष्ट्रपति द्वारा सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर का यूज़ किया जाता है। वो राज्य का भी प्रमुख होगा और सरकार का भी प्रमुख होगा। हमारे यहाँ सरकार का प्रमुख कौन होता है, हमारे यहाँ सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, और राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन श्रीलंका में राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, और सरकार का प्रमुख भी कौन होता है, राष्ट्रपति। श्रीलंका की सेना का कमांडर इन चीफ कौन होगा, वो भी राष्ट्रपति होगा। 5 साल के लिए इसका टाइम पीरियड होगा और जनता द्वारा सीधे सीधे चुना जाएगा। राष्ट्रपति के पास ही सारी विधायी शक्तियाँ होंगी, न्यायिक शक्तियाँ होंगी, राजनयिक शक्तियाँ होंगी, सैन्य शक्ति होंगी और औपचारिक शक्तियाँ होंगी। संविधान के 20वें संशोधन के माध्यम से अक्टूबर 2020 में राष्ट्रपति के पद को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि श्रीलंका की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति के ही आसपास घूमती रहती है। वो किसी भी समय सदन को उपस्थित करने, उसे संबोधित करने और संदेश भेजने का भी अधिकार रखता है। मतदान के अधिकार के सिवाय संसद के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति की दया पर निर्भर हैं। राष्ट्रपति ही संसद के सेशन को बुलाता है और राष्ट्रपति ही संसद के सेशन को ख़त्म करता है। और कभी भी वो आवश्यकता के हिसाब से जनमत संग्रह का आह्वान भी कर सकता है, यानी कि जब उसे लगता हो कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो वो जनता की राय भी ले सकता है। कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में और मंत्रिमंडल के प्रमुख के रूप में वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। जितने भी मंत्री होंगे ना उन सभी की मंत्रियों की नियुक्ति भी यहाँ पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल खत्म भी हो जाए, सरकार गिर भी जाए, लेकिन तब भी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। सार्वजनिक रूप से देश का प्रतिनिधि कौन होगा भाई, यहाँ पर राष्ट्रपति होगा। जब क्वेश्चन आए श्रीलंका की राजनीतिक संरचना, ये सारी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखने में नंबर ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा श्रीलंका की बात करोगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी बैठकें होती हैं उन सभी बैठकों में जो अध्यक्षता है वो श्रीलंका का राष्ट्रपति ही करता है, श्रीलंका की तरफ से। इसके अलावा उसके जितने भी एम्बेसडर होते हैं यानी कि राजदूत होते हैं, जितने भी उच्चायुक्त होते हैं, जितने भी दूत होते हैं, जितने भी एजेंट होते हैं, वो सब राष्ट्रपति से ही आदेश लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी नियुक्ति भी यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा न्यायपालिका अगर मृत्युदंड देती है तो उसको क्षमा करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा अगर आप राष्ट्रपति की बात करोगे तो वो 5 स्वतंत्र आयोगों की नियुक्ति करता है, जैसे कि चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, पुलिस आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, वित्त आयोग और अन्य आयोगों के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। और अगर इनमें से कोई भी बंदा रिश्वत या भ्रष्टाचार के मामले में आता है तो उसकी जांच के लिए भी कमीशन कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। तो देखा जाए तो श्रीलंका की राजनीतिक संरचना में राष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा स्थान है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की पावर की श्रीलंका में। तो प्रधानमंत्री ना नंबर 2 पर आता है, नंबर 1 पर आता है राष्ट्रपति, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री वो बंदा बनेगा जिसका सदन में बहुमत होगा, जिसकी सदन में मेजोरिटी होगी। राष्ट्रपति द्वारा आवंटित एक विभाग के अलावा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अधिकार भी मिल सकते हैं। अगर राष्ट्रपति बीमार हो या राष्ट्रपति देश से बाहर जाए और अपने कर्तव्यों का पालन न कर पाए तो उस समय राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ यहाँ पर किसको मिल जाएंगी, प्रधानमंत्री को, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति की शक्तियाँ लगातार बढ़ती गई है तो प्रधानमंत्री की भूमिका सिर्फ एक औपचारिक रूप से है, वो कागजों पर है। अगर आप श्रीलंका की संसद की तरफ देखोगे तो ब्रिटेन के संसद की तरह है। यहाँ पर भी संसद के 2 सदन हैं, 225 सदस्य हैं यहाँ के सदन में। जैसे हमारे यहाँ कितने सदन हैं,
हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, और लोकसभा में कितने लोग हैं, 543 पर चुनाव होता है, और टोटल मेंबर कितने हैं, 545। ऐसी श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर 225 इसमें क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। 195 सीधे चुने जाते हैं और 29 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और ये सदस्य 5-5 साल में चुने जाते हैं। संसद में क्या होता है, एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर भी होता है, जिसे सभापति और उपसभापति कहा जाता है। श्रीलंका अपने सांसदों का यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव अनुपातिक प्रणाली से करता है। देखो हमारे यहाँ पर जो होता है वो होता है जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्शन का जो सिस्टम होता है वो होता है अनुपातिक प्रणाली। पूरे देश में 22 निर्वाचन जिले होते हैं जहाँ से इन लोगों को चुना जाता है। तो हमने श्रीलंका में राष्ट्रपति की बात कर ली, प्रधानमंत्री की भी बात कर ली, संसद कैसे चलती है ये भी बात कर ली, मंत्रिमंडल की भी बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं श्रीलंका में ज्यूरी की यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की। तो भारत की तरह श्रीलंका का भी अपना एक सर्वोच्च न्यायालय है, और सबसे बड़ा न्यायालय वही है। संविधान के अधीन सारी शक्तियां उसको मिली हुई हैं। इसके अलावा निचली अदालतें भी हैं, लेकिन निचली अदालतों की सारी वरीयता सर्वोच्च न्यायालय पे, जैसे कि भारत में भी है। श्रीलंका में 2 स्तरीय अपीली संरचना है, यानी कि जो लास्ट अपील आप कर सकते हो सर्वोच्च न्यायालय में ही कर सकते हो। इसके अलावा श्रीलंका में अधीनस्थ न्यायालय भी हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हैं, जैसा कि भारत में भी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह जो करेगा वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये बात हमने पहले ही पढ़ ली। इसके अलावा अगर हम श्रीलंका की सरकार की बात करें तो 3 स्तर पर इसकी सरकारें हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर है और इसके अलावा 2 अन्य स्तर हैं, जिनमें से एक है प्रांतीय स्तर। जैसे भारत में कितने स्तर पर सरकारें हैं, 3, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक पंचायती। ऐसे ही ना श्रीलंका की बात करोगे तो यहाँ पर भी एक राष्ट्रीय स्तर पर है, एक प्रांतीय स्तर पर है, और ऐसे ही एक स्थानीय स्तर पर है। जैसे हमारे यहाँ पंचायतें हैं वैसे ही यहाँ पर भी हैं। पूरे देश को श्रीलंका को 9 प्रांतों में बांटा गया है, जैसे भारत को 28 राज्यों में बांटा गया है। तो ऐसे पूरे देश को श्रीलंका में 9 प्रांतों में बांटा गया, जैसे मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर मध्य प्रांत, उवा प्रांत, सबरा गामुआ प्रांत, पश्चिमी प्रांत, दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी प्रांत। ये 9 प्रांत हैं। ठीक है भाई। हालांकि ये 9 प्रांत पहले भी थे, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी ये 9 ही प्रांत थे। इसके अलावा 18 नगर पालिकाएं हैं और 42 शहरी परिषद हैं, 270 यहाँ पर प्रदेशीय सभाएं भी हैं। इसके अलावा संविधान ने श्रीलंका के शक्तियों का वितरण किया है और हर स्तर की सरकार के कार्य को सूचित किया है। श्रीलंका में अगर आप पार्टी सिस्टम देखोगे, पॉलिटिकल पार्टीज का अध्ययन करोगे, तो यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है। बहुत सारी पार्टियाँ इसमें क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। हालांकि 2 जो दल हैं वो बहुत मेन है, जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस 2 मेन दल हैं, बाकी सारे दल भी राजनीति में भूमिका अदा करते हैं। ऐसे यहाँ पर यूनाइटेड नेशनल पार्टी और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, ये बहुत बड़ी पार्टियों में से एक रही हैं और ज़्यादातर राजनीतिक प्रक्रिया पर इनका दबदबा रहा है। लेकिन जैसे कि श्रीलंका में बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारी जनजातियां हैं, बहुत सारी भाषाई विविधता हैं, अतः हर एक विविधता ने अपने प्रतिनिधित्व के लिए एक राजनीतिक दल का निर्माण किया है। ऐसे में श्रीलंका में मुस्लिम कांग्रेस, ऑल सिनोल मक्कल कांग्रेस, ये सब मुस्लिम हितों की लीडरशिप करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सिलोन वर्कर कांग्रेस, डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट, अप कंट्री पीपल पार्टी, ऐसी तमाम 50 पार्टियों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर लगभग 50 राजनीतिक दल हैं, जो अपनी अपनी विचारधाराओं को और अपने अपने हितों को दर्शाते हैं, जिससे पता चलता है कि श्रीलंका की राजनीति भी भारत की तरह बहुदलीय राजनीति है। अब हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के पॉलिटिकल प्रोसेस की, यानी कि श्रीलंका की राजनीतिक प्रक्रिया की। अब तक हमने श्रीलंका की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया, जिसमें सदन संसद जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत सारी, और राष्ट्रपति के पास सारी पावर है, सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका अदा कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि श्रीलंका की राजनीति में क्या क्या समस्याएं हैं। तो भारत की तरह श्रीलंका की राजनीति में भी जो सबसे बड़ी समस्या है वो सांप्रदायिकता है, और आए दिन यहाँ पर दंगे फसाद होते रहते हैं। श्रीलंका की राजनीतिक प्रक्रिया का जो रास्ता है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार रहा है। 1948 से लेकर वर्तमान तक यहाँ पर दंगे फसाद और संघर्षों का एक बहुत कठोर इतिहास रहा है। एक और संसदीय प्रणाली है, लोगों को वोट डालने के अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ जातीय संघर्ष, कट्टरपंथी और कुलीन दबदबा जो है यहाँ पे चरित्र दिखता है। जैसे कि जब आप बात करोगे, श्रीलंका के संविधान में बौद्ध धर्म को सबसे प्रमुख स्थान दिया है। इसी वजह से अन्य धर्मों के लोग क्या सोचते हैं, वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। भारत की तरह श्रीलंका भी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का क्या रहा है, शिकार रहा है। और अब तक यहाँ पर 15 संविधान संशोधन, और जबकि अभी हमने पढ़ा था 20 संविधान संशोधन लगभग हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका में कट्टरवाद के उदय की, जो कि श्रीलंका की सबसे बड़ी समस्या रही है। तो देश में अगर आप श्रीलंका का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश में 3 प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ पर हुए हैं। एक हुआ है सिंगली उग्रवाद,
एक हुआ है तमिल उग्रवाद और एक हुआ है यहाँ पर इस्लामिक उग्रवाद। देखो सिंगली यहाँ की सबसे बड़ी मेजोरिटी में है और सिंगली यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। तो ऐसे में सिंगलियों को ये लगता है कि कहीं गवर्नमेंट अन्य लोगों के प्रति ज़्यादा वफादारी ना कर दे, इसी वजह से सिंगली ना उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा जब भी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई की समस्याएं आती हैं तो ये सिंगली अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं। ये आंदोलन हिंसक होते हैं जिसकी वजह से सेना से कई बार इनकी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो ऐसे में श्रीलंका में जब हम लॉ सिस्टम की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ग्राफ थोड़ा सा गिरा हुआ है। तो चलो सबसे पहले जानते हैं सिंगली उग्रवाद के बारे में। तो श्रीलंका में एक पार्टी है जिसका नाम है जनता विमुक्ति पैरानुमा यानी कि JVP। ये एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसकी अगर हम बात करें तो इसने समय समय पर सिंगलियों के अधिकारों का मुद्दा उठाया है। परिणामतः ये माना जाता है कि ये दल सिंगली युवाओं के हितों में कार्य करता है, लेकिन कई बार ये विफल भी रहा है। इसकी विफलता की वजह से ही ये एक कट्टरपंथी समूह के रूप में आया है। JVP मार्क्सवादी विचारधारा से लेकर ट्रॉट्स्की की विचारधारा तक भी इसने अपनाई है, यानी कि वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसकी भावनाओं से प्रेरित रहा है। इसी वजह से जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है तो वो हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। मुद्दा ये था कि इस समूह के जो अधिकांश सदस्य थे वो थे शिक्षित, लेकिन शिक्षित तो थे लेकिन ये बेचारे थे बेरोजगार, जिसकी वजह से गरीबी इनको चारों ओर से जकड़ रखी थी और ये मध्यम वर्ग के चौथे व्यक्तियों में से एक थे। ऐसे में JVP जो ये पार्टी थी जनता विमुक्त पैरानुमा, इस पार्टी ने इन लोगों के लिए क्या करा, आवाज़ उठाई। इनका ये मानना था कि श्रीलंका के विश्वविद्यालय की जितने भी यूनियन हैं उन यूनियन पर ये सब हावी थी और इन्होंने कहा देखो भाई अगर आंदोलन से मुद्दा उठता है तो ठीक है, वरना हमें हथियारों से संघर्ष करना होगा और हिंसक झड़पें करनी होंगी। परिणामतः श्रीलंका में क्या हुआ, सिंगली उग्रवाद का उदय हुआ। इनकी ये डिमांड थी जितने भी शिक्षित लोग हैं इन्हें रोजगार देना चाहिए। इस संगठन को हम नौकरशाही केंद्रीयवाद के रूप में भी जानते हैं क्योंकि इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो नौकरी को बढ़ावा देना था। इतना ही नहीं, इसने 5 व्याख्यान दिए, यानी इन्होंने 5 डिमांड रखी। इन्होंने कहा देखो पूंजीवादी आर्थिक संकट श्रीलंका में आ रहा है जिसकी वजह से कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और बाकी सारे लोग गरीब होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि श्रीलंका में भारतीय विस्तारवाद हो रहा है, भारत जो है श्रीलंका के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, हमें ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर इन्होंने स्वतंत्रता की डिमांड करी। चौथे नंबर पर इन्होंने वाम आंदोलन किया यानी गरीबों के लिए आंदोलन किए। और पांचवें में इन्होंने श्रीलंका क्रांति का रास्ता दिखाया। इस प्रकार से JVP ने 5 व्याख्यान दिए, 5 तरीके से लोगों को लामबंद किया, 5 तरीके से लोगों को इकट्ठा किया और इसने 2 बार विद्रोह किए, जिसमें से पहला विद्रोह हुआ है 1971 में। इस विद्रोह की बात की जाए तो इस विद्रोह में बड़े पैमाने पर ब्लिट्ज़क्राग नीति का अपनाया गया है। ब्लिट्ज़क्राग की नीति की अगर बात करोगे तो इसमें पता क्या होगा, बहुत तेज़ी से बहुत छोटा और भयंकर आक्रमण करके भाग जाना है, यानी कि बहुत स्पीडी आना है, बड़े संघर्ष में नहीं उलझना है, फटाफट से तैर फैट में मारा पीटा और भाग जाओ। इनके काम करने का तरीका पता है क्या था, ये पुलिस स्टेशन पर हमला करते थे, वहां पर कब्जा कर लेते थे और भ्रम पैदा करते थे ताकि सत्ता की प्राप्ति हो जाए। 5 से 11 अप्रैल 1971 में इन्होंने पता क्या करा, 93 पुलिस थानों पर हमला किया और उस हमले के बाद इन्होंने 93 पुलिस थानों पर कब्जा भी कर लिया। हालांकि इनका समूह आगे नहीं बढ़ पाया, उसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो ये था कि हमले की तारीख के बारे में ना इनके ग्रुप को पता नहीं था, भ्रम नहीं था, क्योंकि अगर सारे बंदे ना एक साथ आक्रमण करते हैं तो शायद ना बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती। लेकिन किसी को लगा 5 तारीख है, किसी को लगा 6 तारीख है, किसी को लगा 7 तारीख है, तो ये जो तारीखों का भ्रम था ना जिसकी वजह से भीड़ एक साथ नहीं आ पाई, इसकी वजह से ना इनका जो प्रयोग था ये विफल हो गया। दूसरा बड़ा कारण ये था कि राज्य ने अपनी खुफिया सूचनाओं के माध्यम से पहले ही पता लगा लिया और इनके जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें उठा लिया और गिरफ्तार कर लिया। तीसरी बड़ी बात ये थी कि JVP जो दल था ये एक बड़े पैमाने पर ना लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया। चौथी बड़ी बात ये थी कि भारत से बाहरी सैन्य सहायता सिरिमाय सरकार को आसानी से उपलब्ध थी, यानी कि उस समय जो श्रीलंका की सरकार थी उसने भारत से सैन्य सहायता मांगी और इन लोगों को लपेट दिया। तो ऐसे में इन्होंने क्या करा, इन विद्रोहियों को पकड़ा और बड़े पैमाने पर श्रीलंका की रक्षा करी। JVP ने मुख्यतः भारत विरोधी एजेंडे पर अपना विद्रोह किया है। जब भारत की सेना 1987 में श्रीलंका में जाती है तमिल उग्रवाद को खत्म करने, तो इन्हें ये लगता है कि ये ना भारत जो है श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, अपनी विस्तारवादी नीति को अपना रहा है और धीरे धीरे करके वो पूरे पूरे श्रीलंका को कंट्रोल कर लेगा भारत। इसलिए JVP बड़े पैमाने पर आंदोलन करती है और वो देश के लिए इसे विभाजनकारी बताती है। इस चुनाव में वो कहते हैं कि जितने भी लोग अब श्रीलंका में चुनाव में भाग लेंगे उन सबको ये मारने की धमकी देती है, लोगों को वोट देने से रोकती है, कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को मार डाला जाता है। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर जो श्रीलंका की सरकार है फिर आगे चलकर इस सिंगली उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए अपनी अपनी नीतियाँ बनाती है। तो ऐसे में अगर श्रीलंकाई उग्रवाद में सिंगली उग्रवाद को देखोगे आप तो इनका कोई तुक है नहीं,
इनकी कोई डिमांड नहीं है, ये बेमतलब में वही वाली बात है कि हाँ थोड़ी बहुत पावर इकट्ठी हो गई, पैसा इकट्ठा हो गया, चलो जी पानी में बहा देते हैं, तो वो वाली चुल रहा है। अब ये कोई भी बात नहीं है कि भारत श्रीलंका में साम्राज्य स्थापित करेगा। भारत तो खुद ही अपनी राजनीति में उलझा हुआ है। तो वो एक शांति सेना भेज रहा है, श्रीलंका की सरकार की मदद कर रहा है, तो उस मदद को ये विरोध कर रहे हैं। वही वाली बात है, पॉलिटिकल जो पार्टियां होती हैं अपने देश का हित भी नहीं देख पाती हैं कई बार अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से। तो इतना तो तुम्हें पता चल गया, जो सिंगली उग्रवाद था इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को दिखाया है, जिसकी वजह से किताब में दर्ज हो चुके हैं बस। हाँ, बेरोजगारी वाला मुद्दा ठीक था। दूसरा जो उग्रवाद है वो हम तमिल उग्रवाद की बात करेंगे। तो देखो, तमिल की अगर बात करें तो श्रीलंका में जो तमिल है ना, ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के तमिलनाडु से ले जाकर बसाए गए थे चाय की खेती के लिए। आगे चलकर ये लोग यहीं बस गए, तो इन लोगों ने ये डिमांड करी कि भाई हमें भी अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन श्रीलंका का जब संविधान बना तो उसमें सिंगली लोगों को ही सारी पावर दे दी गई। ऐसे में तमिल लोगों की अनदेखी की गई। परिणामतः ये हुआ कि तमिल लोगों ने अधिकार की डिमांड करी, और सरकार ने सेना की सहायता से इनकी डिमांड को क्या कर दिया, कुचल दिया। ऐसे में इन तमिल लोगों को क्या हुआ, ये अनदेखा महसूस हुआ। इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप का नाम था लिबरेशन टाइगर्स तमिल ऑफ इलम। इसे शॉर्ट में LTTE या फिर लिट्टे कहा जाता है। और 1983 के बाद जो श्रीलंका की राजनीति थी, ये दंगों वाली राजनीति हो गई, ये तमिलों वाली राजनीति हो गई। तमिल लोगों ने पता क्या करा, श्रीलंका का एक इलाका है जाफना, इसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया, इसे अपना गढ़ बना लिया। और श्रीलंका में इन्होंने बड़े पैमाने पर दंगे फसाद और संघर्ष करने शुरू करे। सिंगलियों को मारना शुरू करा, जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके थे वहाँ पर बम फेंकना शुरू करा। ऐसे में श्रीलंका की सरकार ने तुरंत एक कड़ा एक्शन लिया और अपनी सेना को आदेश दिया कि लिट्टे को लपेट दो। ऐसे में ये सीधा सीधा जो संघर्ष था वो सेना के माध्यम से और लिट्टे के माध्यम से होने लगा। परिणाम था आम जनता भी इसमें मारी गई। हालांकि भारत सरकार से इनके बीच में क्या हुए, समझौते हुए, लेकिन इस समझौते में मुद्दा बना नहीं। तो ऐसे में भारत ने अपनी ना शांति सेना श्रीलंका में भेजी 1987 में, और ये हुआ कि वो श्रीलंका में शांति स्थापित करेगी। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने यहाँ पर अपना दोगलापन दिखाया। उसने पता है क्या करा, उन्होंने ना लिट्टे की मदद करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ना भारतीय सैनिक बेचारे वो मारे जाने लगे, क्योंकि उन्होंने तो वो तो श्रीलंका की सरकार की मदद करने आए थे, वो तो लिट्टे का खात्मा करने आए थे। लेकिन उन्होंने श्रीलंका की सरकार ने क्या करा, उन्होंने लिट्टे की मदद करने लगे, जिसकी वजह से भारतीय सेना में क्या हो गई, दिक्कत हो गई। क्योंकि उधर सिंगली उग्रवाद कर रहे थे, सिंगलियों का ये कहना था कि भारत की सेना अपना विस्तारवाद बढ़ाने आई है, तो इसलिए उसकी वजह से ना इन्हें तमिलों का साथ देना पड़ा, और जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों को बहुत नुकसान हुआ, और आगे चलकर भारत की सेना को वापस लौटना पड़ा। और ये माना जाता है राजीव गांधी की हत्या में भी लिट्टे का बहुत बड़ा क्या है, योगदान रहा है। 1994 में आगे चलकर श्रीलंका में नई सरकार बनी, और ये सरकार थी चंद्रिका कुमारा तुंगा की। चंद्रिका कुमारा तुंगा ने ये सोचा कि वो इस मामले को क्या करें, बातचीत से निपटा दें, और उन्होंने ना लिट्टे को एक राहत पैकेज भी दिया। लेकिन लिट्टे की जिद की वजह से बातचीत टूट गई, क्योंकि लिट्टे अब ये चाहता था कि हमें अलग देश मिल जाए। तो इसी वजह से यहाँ से ना फिर से दूसरा युद्ध शुरू होता है, और बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों और इनके बीच में लगातार संघर्ष होते रहते हैं। हालांकि धीरे धीरे शांति स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे चलकर नॉर्वे जो देश है ये भी आता है मध्यस्थता करने, वर्ल्ड बैंक भी आता है, लेकिन मध्यस्थता होती नहीं है। ऐसे में ना ये जो लिट्टे हैं ये अपनी पूरी पावर के साथ क्या करते हैं, श्रीलंका में आत्मघाती हमले करते हैं, हवाई हमले करते हैं। और 2006 के बाद तो दोनों विरोधियों के बीच में यानी कि श्रीलंका की सेना और लिट्टे के बीच में खुला संघर्ष शुरू हो जाता है। इस समय श्रीलंका में सरकार है महिंदा राजपक्षे की। महिंदा राजपक्षे जो है ना, ये शपथ ले लेते हैं कि भाई जब तक मैं लिट्टे को खत्म नहीं कर दूंगा ना, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये अपनी सेना को आदेश देते हैं लिट्टे का पूरा सफाया कर दो। और ये माना जाता है कि 2009 तक श्रीलंका ने लिट्टे का सफाया कर दिया है। 90% लिट्टे के लोगों को मार दिया है, या फिर वो देश छोड़कर भाग गए हैं। केवल कुछ ही लोग जो बचे हैं वो छुट्टे पुट्टे आंदोलन करते रहते हैं, छुट्टे पुट्टे संघर्ष करते रहते हैं छिप छिपा के। वास्तव में 2009 में श्रीलंका की सरकार ने घोषणा कर दी है कि हमारे यहाँ अब लिट्टे का कोई बंदा जीवित नहीं है। तो छोटे मोटे माहौल बन रहे हैं, लेकिन वैसे माहौल ख़त्म हो चुका है। ये था तमिल आतंकवाद। अब हम बात करेंगे इस्लामिक उग्रवाद की। तो देखो, जब हम इस्लामिक उग्रवाद की बात करेंगे तो ये मुद्दा शुरू होगा। देखो 2019 में ना श्रीलंका इसे नाम देगा ईस्टर्न हमला। आतंकी हमले जो होंगे इस्लामिक उग्रवाद के रूप में, ये श्रीलंका में क्या करेंगे, शांति को नुकसान पहुंचाएंगे। शुरुआत इसकी 2009 से होगी, जब उधर वो तमिल जो थे, उधर वो तमिल संकट को पैदा करेंगे, और इधर ये इस्लामिक क्या होंगे, अपने उग्रवाद को बढ़ावा देंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि श्रीलंका का जो मुख्य धर्म था वो बौद्ध धर्म था। तो ऐसे में ना ये जो इस्लामिक लोग आए, तो ये मानना है, बौद्धों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं इससे ना हमारे धर्म को ही नुकसान हो रहा है। यहाँ पर प्रजनन जिहाद जैसी अफवाहें फैलाई गई। ये माना गया कि जिहाद के माध्यम से बड़े पैमाने पर जो है इस्लामिक आबादी को बढ़ाया जा रहा है, और बौद्धों को नुकसान इससे हो रहा है।
इसके परिणाम स्वरूप जो है सिंघली और मुस्लिम संघर्ष यहाँ पर शुरू हो गया और 2012 में बहुत बड़ी सामुदायिक हिंसा हुई। दोनों तरफ से ही एक हिंसक चक्र छिड़ गया जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बोडूवाला सेना बीबीएस, सिंघल रवाया, महासोन बालकाया, रामवन्ना बलाया। इन लोग ये सब लोग जो थे बौद्ध धर्म की तरफ से अपील कर रहे थे। इनका ये मानना था श्रीलंका एक बौद्ध राष्ट्र है और इन इस्लामिक हमलों की वजह से इनका बौद्ध धर्म खतरे में पड़ जाएगा। तो इन लोगों ने लोगों को एकजुट किया और इस्लामिक के खिलाफ रवैया अपनाया। परिणामतः मुसलमानों ने भी अपना यहाँ पर समूह बनाया और मुसलमानों और बौद्धों में एक संघर्ष चढ़ गया। बौद्ध धर्म की रक्षा के लिए अभियान चलाए गए। उधर जो देश म्यांमार है, म्यांमार में भी रोहिंग्या का मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था। तो ऐसे में ना म्यांमार के जो बौद्ध भिक्षु थे, श्रीलंका के जो बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस्लाम के खिलाफ एक संघर्ष छेड़ दिया। तो इस प्रकार से देखा जाए श्रीलंका का जो इतिहास है ये कभी सिंघली उग्रवाद, कभी तमिल उग्रवाद और कभी इस्लाम उग्रवाद के लिए हमेशा से रहा है, जिसकी वजह से आम जनता भी बड़े पैमाने पर मारी गई है। तो इस प्रकार से आप श्रीलंका की राजनीति देखोगे तो ये लोक लुभावन राजनीति है। प्रधानमंत्री को एक चपरासी के रूप में माना जाता है। संसद को एक नगण्य भूमिका मानी जाती है, जीरो भूमिका मानी जाती है। मेन पावर यहाँ पर राष्ट्रपति के पास ही है। श्रीलंका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो वॉच टावर के रूप में कार्य करती है, यानी कि सिर्फ देखती है, कुछ कर नहीं पाती है। श्रीलंका में आए दिन जितने भी दंगे फसाद होते हैं उसमें सारी भूमिका राष्ट्रपति ही अदा करता है। और अभी आपने देखा था किस प्रकार से कोरोना के बाद श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया और यहाँ का जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री था, दोनों भाई गोटाबाया राजपक्षे और मंदिरा राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए। तो ऐसे में श्रीलंका का जो नागरिक समाज है कमज़ोर है। आज भी यहाँ के लोग अवेयर नहीं हो पाए हैं, एजुकेशन का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। परिणाम तो यहाँ के लोग अपने अधिकारों के हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि श्रीलंका के राजनीतिक ढांचे की रूपरेखा बताइए या श्रीलंका के राजनीतिक ढांचों में कौन कौन से मुद्दे विभिन्न रहे हैं, तो इन उग्रवादों के बारे में आप लिखोगे। तो आई होप सो श्रीलंका से कोई भी प्रश्न आ गया तो उस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हो। आगे चैप्टर में हम मालदीव की बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इस चैप्टर के पार्ट 2 में। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो और वीडियो को लाइक भी करो। मिलते हैं आपसे मालदीव के साथ नेक्स्ट पार्ट में।